माई लाइफ माई रूल्स, मैं जैसे चाहूँगा वैसे जीऊँगा, मेरी मर्जी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्कर्ष पांडे आज आपको बताने वाला हूँ कि ये बातें भारत में क्यों प्रचलित हो रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विचारधारा की जिससे ये सारी बातें आ रही हैं। आप सभी के मन में ये सवाल उठता होगा कि ये पीढ़ी अचानक से आज़ादी की बात क्यों करने लग गई, ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। आज़ादी के बाद 2-3 पीढ़ी बीत चुकी हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इस पीढ़ी को कहा जाता है ये बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस थी होनी। आज यही जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं लिबर्टी की, आज हम बात करने वाले हैं लिबरलिज्म की। एक विचारधारा है जिसका पहली बार उदय यूरोप में हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यूरोप में ना एक कंट्री है फ्रांस। फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि जब फ्रांस सीखता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये कहा था ड्यूक मेटरनिच ने। जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं, जितनी भी विचारधाराएं यूरोप की, मैक्सिमम राइज हुई हैं फ्रांस से। भारत में ऐसी कौन सी जगह है? भारत में तो स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। जितने भी धर्म हैं सारे यहीं से निकले हैं। एक बार एक व्यक्ति गया ओशो के पास, आप सबने ओशो का नाम सुना होगा। उसने जाके ये बात पूछी कि सर मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ राम पैदा हुए, वहाँ पे कृष्ण पैदा हुए, वहाँ पे शंकर भगवान रहे, मैं इतनी महान जगह से आता हूँ। तो ओशो कहते हैं कि सोचो तुम कितने बिगड़े हुए हो कि तुम्हें सुधारने के लिए बार बार भगवान को आना पड़ा। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है कि तुम्हारे यहाँ भगवान पैदा हो रहे हैं। खैर, हम वापस आते हैं लिबरलिज्म पे। शुरू करते हैं कि हुआ क्या ऐसा यूरोप में कि ये सब चीजें आई। लिबरलिज्म अच्छा, आज़ादी के बाद 2-3 पीढ़ी हमारे देश में बीत चुकी हैं। किसी ने ये सब डिमांड क्यों नहीं किया? आराम से समझो, पहले पेट भरा होना चाहिए हमारा। जब तक पेट भरा नहीं है तब तक आज़ादी वगैरह नहीं सूझती हमें। ये पहली पीढ़ी है जिसके पास खाना आया है। एक कवि हुए सक्सेना जी, उन्होंने एक लाइन कही कि एक व्यक्ति के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ और एक के मुंह से निकला आलू। रिसर्च हुई तो पता चला कि पहले 2 के पेट भरे हुए थे। ये धार्मिक होना, वामपंथी होना, ये सब आता है पेट भरने के बाद। तो यही चीज़ यूरोप में हुई। अच्छा, मैंने भारत का केस इसलिए बताया क्योंकि जो फैक्टर्स भारत में थे ना रिस्पॉन्सिबल लिबरलिज्म के लिए, वही फैक्टर यूरोप में भी हैं। हुआ क्या? सबसे पहले हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई। अच्छा, इंडस्ट्रीज आ गई, उससे क्या होगा? उससे मिलेगी लोगों को नौकरी। दैट विल लीड टू इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंज। मैंने बोला कि पैसा आया, खाना आया, पेट भरा, फिर हम क्या करते हैं? सोचना शुरू करते हैं। इसके बाद हुए थिंकर्स पैदा। आपने नाम सुना होगा जॉन लॉक, J.S. मिल, जर्मी बेंथम, रूसो, मार्क्स, इन सबको हमें पढ़ना है। अच्छा, थिंकर्स पढ़ने से पता क्या होता है? जब आप कुछ बात कहते हो ना और उसके पीछे आप ये कह देते हो कि कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था, आपकी बात में एक अलग वजन आ जाता है। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, और उसमें भी स्पेशली पॉलिटिकल थ्योरी और थिंकर्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि जब कोई नेता आता है ना हमारे सामने और इनकी बात कोट करता है तो हम भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन अगर ये पढ़ रखा है तो समझ आता है कि हाँ ठीक है, 10 बातें हैं, उनमें से एक बात ये नेताजी कह रहे हैं। एक सब्जेक्ट और है ऐसा ही जिसको फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी पढ़ने के बाद हम बाबाओं से बेवकूफ़ बनना बंद हो जाते हैं। हमें समझ आता है कि आत्मा के बारे में ये बात कह रहा है, ठीक है, ये बात गौतम बुद्ध ने कही थी। तो हमारा इमोशनल मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, क्योंकि देश को 2 ही लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, एक तो नेता और दूसरे बाबा जी। तो ये 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। खैर, थिंकर्स का राइज हुआ, सोचना शुरू किया, आज़ादी दिमाग में आई। अब आज़ादी मांगोगे किससे? जो आपकी आज़ादी छीन रहा है। आज़ादी छीनता कौन है? पहला, गवर्नमेंट। दूसरा, रिलीजन। रिलीजन का हमेशा से रहा है, ये आज़ादी के विरोध में ही होते हैं, और फीमेल्स के तो स्पेशली खिलाफ ही होते हैं सारे रिलीजन। तीसरी एक और चीज़ है, मैंने अभी बोला कि इंडस्ट्रीज आई। इंडस्ट्रीज से पहले क्या होता है हर जगह, भारत के केस में भी, उससे पहले चलती है खेती एज अ मेन ऑक्यूपेशन। और खेती के साथ साथ एक बहुत ख़राब चीज़ जुड़ी होती है। अगर सिर्फ खेती ऑक्यूपेशन है तो वो उसको बोलते हैं ज़मींदारी। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ क्या दिक्कत है? भारत का केस थोड़ा सा अलग है। भारत में ना लोकतंत्र आ चुका है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो हमें गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ना, और एटलीस्ट इतने बड़े रिफॉर्म के लिए नहीं लड़ना कि राजा से हमें डेमोक्रेसी चाहिए हो। ये तो आ गई है क्योंकि हमारे महान पूर्वज इस चीज़ के लिए लड़ चुके हैं। यूरोप का केस क्या है? यूरोप में है मोनार्की। राजा है, दिमाग में कुछ भी आया, सुबह उठ के इम्प्लीमेंट कर दिया। ना कोई लॉ को चेक करने वाला है, ना कोई लॉ को रिव्यू करने वाला है, और ना ही उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखने वाला है, और उसके रिजल्ट से तो उसको कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं। तो हम इसको क्या मांगेंगे? गवर्नमेंट को मानते हैं कि दैट शुड चेंज।
जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है मोनार्की, दिस शुड लीड टू डेमोक्रेसी एंड रिलीजन से हम लोग क्या मांगेंगे? फ्रीडम। अच्छा, फ्यूडलिज्म किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा इंडस्ट्रीज आने के बाद? दैट विल कन्वर्ट इनटू कैपिटलिज्म। क्या होता है कैपिटलिज्म? किसी को पता है? वर्कर्स का होना और कंपनी के मालिक का होना। एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, ये हमें डिटेल में पढ़ना है अगले वीडियोस में। दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। ठीक, ये मैंने बताया आपको यूरोप की सिचुएशन क्या थी। रेनेसा क्या था? हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एकदम से जो चर्च बैठा हुआ है ना सेंटर में, या रिलीजन बैठा हुआ है सेंटर में, उसको हटा के खुद को सेंटर में रखना। आराम से समझना, मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊंगा ये बात डिसाइड करके राजा जी दे रहे हैं, ये बात डिसाइड चर्च कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं खुद के हिसाब से जीऊं। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जिस प्रोसेस को थ्रू आया उसको बोलते हैं रेनेसा। यूरोप में कब हुआ था रेनेसा? हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, अगर मेरी कोई बात हिस्ट्री के कोई टीचर से कॉन्ट्राडिक्ट करे तो उनकी बात मानना, क्योंकि मैं हिस्ट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो रेनेसा हुआ, लोगों ने सोचना शुरू किया। रिफॉर्मेशन मूवमेंट की ज़रूरत आप सबने सुना होगा छोटी क्लासेस में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो ठीक ठाक लेवल पे ऑर्थोडॉक्स है, अब इससे लड़ना है हमें। तो जो नई आइडियोलॉजी का राइज हुआ ना, उसी को बोलते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ये पूरी जो लड़ाई लड़ी हम लोगों ने कि बदल देंगे इस पूरे सिस्टम को, यूरोप में जो लड़ी गई बेसिकली, हमारी तो ठीक है, उनसे अच्छी स्थिति में है हम लोग। इनलाइटनमेंट क्या होता है? इनलाइटनमेंट एज ऑफ रीजन, सोचना शुरू करना, तर्क पे चलना। अभी क्या है, ऐसे समझो, जहाँ कहीं भी धर्म छाया हुआ होता है ना, वहाँ पे अंधविश्वास भी ठीक ठाक होते हैं। मैं जानता हूँ कि कोई प्रथा है और मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें वायलेंस हो रहा है, लेकिन मैं इसको रोकूंगा नहीं, क्योंकि धर्म ने ये कह रखा है कि नहीं, ये प्रथा ठीक है, इससे हमें कहीं तीसरे दुनिया में कुछ अच्छा मिलेगा, स्वर्ग वगैरह मिलेगा। इससे लड़ने को बोलते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट और एज ऑफ रीजन भी। रीजन क्या होता है? सोचना, तर्क, रीजनिंग, ठीक है। खैर, इनमें से कितने थिंकर्स को आप जानते हैं? इसको जानते हैं? एरिस्टोटल और बाकी भी, जॉन लॉक एंड ऑल, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस, आपने सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में 9th क्लास में, पहला चैप्टर ही था हिस्ट्री में। इसके अलावा ब्रिटेन में रेवोल्यूशन हुआ, उसको जॉन लॉक ने कहा था ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ, आज़ादी मिली। ये सारे रेवोल्यूशंस, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इनसे कि इन सारे रेवोल्यूशंस का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, ये सब डिटेल में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, मेरा काम सिर्फ इतना है कि इनसे चेंजेस क्या है। जैसे एक रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे कंसेप्ट आया लिबर्टी का, और ये इसमें मैंने लिखा हुआ। अच्छा, अगर आपने ये शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं ना अच्छे से, तो आप ये खुद से लिख पाओगे। ये मैंने उन्हीं को बस डिटेल में लिखा है अपने शब्दों में, आप अपने में लिख सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो पूरा ध्यान लगाना है पढ़ने पर और शॉर्ट नोट्स बनाने पर। ठीक, मैंने आपको ये बताया, एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हुई, डेमोक्रेसी की तरफ हम लोग बढ़े, मतलब यूरोप वाले, हम तो नहीं, हमारे पास तो ऑलरेडी है डेमोक्रेसी ईश्वर की कृपा से। अच्छा, एक चीज़ और समझने की कोशिश करना, सेकुलरिज्म माने क्या? हाँ, हमारे देश में अगर सेकुलर शब्द बोल दो तो ठीक ठाक आतंक मच जाता है, लड़ाई वड़ाई तो कराते हैं लोग। क्लासेस में तो ऐसा माहौल रहता है, टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि बाहर मैंने लोग बिठा रखे हैं इससे लड़ने के लिए। खैर, सेकुलरिज्म क्या ज़रूरत थी इसकी, और ये है क्या? एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा सा कि भारत का सेकुलरिज्म वेस्ट के सेकुलरिज्म से कैसे अलग है। यूरोप में क्या था ना, जो रिलीजन था वो ठीक ठाक डोमिनेट कर रहा था इन चीज़ों को, कि जो राजा डिसीजन लेगा ना उसको मैं इन्फ्लुएंस करूंगा, मेरे हिसाब से ही राजा डिसीजन लेगा। एक व्यक्ति हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने इस चीज़ को ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला कि रिलीजन, गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्ट, ये तीनों साठ गांठ बिठा के रखते हैं ताकि आपको एक्सप्लॉइट कर सके।
खैर उनको पढ़ना है हमें, वो एकदम अलग विचारधारा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था ना, तो एक दिन टीचर ने बोला कि आज हम कार्ल मार्क्स को पढ़ने वाले हैं, और टीचर ने फिर पूछा कि कितने लोग सिर्फ इन्हीं को पढ़ने के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। पूरी क्लास ने हाथ खड़ा कर दिया था कि हम सिर्फ इन्हीं को पढ़ने आए हैं। इतना एक कहते हैं ना ऑरा है उनका। जैसे जब फिलोसफी की बात आती है और विशेषकर इंडियन फिलोसफी की, तो उसमें अद्वैत वेदांत पढ़ने के लिए सब एक्साइटेड होते हैं। तो सेम केस यहाँ पे कार्ल मार्क्स का है। खैर, रिलीजन इंटरफेयर करता था गवर्नमेंट में और उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता था। तो लोगों ने कहा कि हमें कंप्लीट सेपरेशन चाहिए गवर्नमेंट और रिलीजन का, और इसी को बोला गया सेकुलरिज्म। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अब इसको डिस्कस बाद में करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। इन्होंने नेगेटिव सेकुलरिज्म को फेवर किया कि हमें कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट प्रमोट रिलीजन, उसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हुई यूरोप में। क्या लगता है आपको इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? ये अभी पूरी लड़ाई हुई है, इसके बाद जो रिजल्ट निकले ना वो बड़े अच्छे थे। और जो ऐसा तो है नहीं कि कोई विचारधारा 100% ठीक हो, उसमें भी कुछ फॉल्ट्स थे। सेंटर में, ह्यूमन के सेंटर में ह्यूमन आ गया। अभी तक चर्च बता रहा था, अभी तक किंग बता रहा था कि आपको क्या करना है। अब आया इंडिविजुअलिज्म कि मैं खुद से तय करूंगा अपने लाइफ में मुझे क्या करना है। आई शुड बी एट सेंटर ऑफ माई लाइफ। ठीक है, स्टेट एग्जिस्ट करेगा मेरी फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए। तो कुछ फीचर्स हैं लिबरलिज्म के, उनको हम डिस्कस करेंगे। मेजर थीम्स, इंडिविजुअलिज्म जैसा मैंने अभी आपको बताया। इंडिविजुअलिज्म मैंने आपको बता दिया है। लिबर्टी, लिबर्टी माने क्या? मुझे खुद के हिसाब से सोचने और जीने का अधिकार, फ्रीडम, आज़ादी। एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए? और अगर ये एब्सोल्यूट है तो सिर्फ इसके फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं? अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसको डीमेरिट में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। अगर लिबर्टी एब्सोल्यूट हो ना, वो तब तक ही अच्छी रहती है जब तक आप किसी दूसरे को हार्म ना करें। ये जो कंसेप्ट आया ना लिबर्टी का कि आपका सोसाइटी के लिए कोई दायित्व ही नहीं है। एक व्यक्ति हुए दुनिया में, सीवी मैकपर्सन, सीवी मैकपर्सन, ही सेड जो इंडिविजुअलिज्म है ना, ये पोसेसिव है, पोसेसिव है, क्योंकि इसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। हम तो गौतम बुद्ध की धरती में पैदा हुए हैं, हम भारत में पैदा हुए हैं, हमें हमेशा मध्यम मार्ग चुनना चाहिए और बेस्ट भी रहता है ये। अच्छा, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा ये वाला पार्ट चुनें। ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। खैर, उसको जब फिलोसफी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अगर आप सोसाइटी के लिए अपना दायित्व नहीं रख रहे हैं तो डेफिनेटली सोसाइटी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, या फिर आपकी विचारधारा ही ख़त्म हो जाएगी एक समय के बाद। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मतलब इसको क्रिटिसाइज करने में ठीक ठाक काम आता है, एनवायरनमेंट का। प्राइवेट जेट जब 1 किलोमीटर उड़ाया जाता है ना, वो 3,000 कारों जितना पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अच्छा, उसने तो प्राइवेट जेट उड़ा दिया क्योंकि उसके पास लिबर्टी है। उसका इफेक्ट पता किस पे पड़ता है? जो जितना गरीब है वो उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है। उसके घर में एशियाँ हैं, अगर 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ भी गया तो वो हो सकता है जेल जाए। लेकिन क्या कोई व्यक्ति, जो आम आदमी जो पंखे या कूलर में सर्वाइव कर रहा है, वो इतना टेम्परेचर झेल पाएगा? इफेक्ट उल्टा होता है, समझना इस बात को। पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं अमीर, और इफेक्ट सबसे पहले करता है गरीबों को पॉल्यूशन। तो ये नुकसान है इंडिविजुअलिज्म का, अगर उसको एकदम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो। खैर, ये सेकुलरिज्म मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम, इस पर भी बात करनी है। ये क्लासिकल लिबरलिज्म में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एडम स्मिथ भी थोड़ा पढ़ने को मौका मिलेगा और इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, तो इसको अभी के लिए थोड़ा रहने देते हैं। इसके बाद टॉलरेंस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी मुझे एक स्टेटमेंट याद आई। एक व्यक्ति पैदा हुए यूरोप में जिनका नाम था वोल्टायर। इन्होंने क्या बोला पता है? और हमारे देश में ना आजकल टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत भी है। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं अपनी चीज़ों को लेके। समझने की कोशिश करना। आई डू नॉट एग्री विद यू, बट
आई विल प्रोटेक्ट योर राइट ऑफ स्पीक टिल माई डेथ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बोलने के अधिकार को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। इसको बोलते हैं टॉलरेंस। और जब ये धर्म के लेवल पे आ जाता है तो उसको बोलते हैं रिलीजियस टॉलरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी सोसाइटी का। भाई मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर मुझे लगता है कि मेरी बात तुमसे ज़्यादा बेहतर है तो मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँगा और तुम्हें बताऊँगा। हीगल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से समझाया। सत्य तक पहुँचने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैंने कोई बात कही, वो है थीसिस। आपने उसको कुछ काटा, उसको बोलते हैं एंटीथीसिस। अब इससे जो नई बात बनेगी ना, हम दोनों से ही बेटर होगी, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। तो अगर आप किसी से सहमत नहीं है ना तो उसकी बात सुने, हो सकता है आपको कुछ अच्छा मिल जाए। इतने अहंकार में मत रहें कि मैं जो सोच रहा हूँ वो परफेक्ट है। अगर ऐसा होता तो फिर तो आप भगवान होते। खैर, दिस वॉज ऑल अबाउट लिबरलिज्म। अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिकल लिबरलिज्म। तब तक के लिए बाय बाय।